जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 12 में से है। चैप्टर नंबर 12 में आज हम गोज़ेस लॉ की एप्लीकेशन को गो थ्रू करेंगे। चैप्टर नंबर 12 का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है ये प्रीवियस टॉपिक के साथ लिंक्ड है, जो कि गोज़ेस लॉ हमने स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक्स में जो गोज़ लॉ है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको यूज़ करके बहुत सी इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं। तो आज हम 3 तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में से गोज़ लॉ को एक बार रिवाइज कर लेते। तो गोज़ लॉ क्या चीज़ है जी? गोज़ लॉ की स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। गोज़ लॉ जो आपने लास्ट टाइम गो थ्रू किया था, उसके मुताबिक ये कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती हैं, सो मैं पॉइंटर चूज कर लेता हूँ। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यानी कि अगर आप इस स्टेटमेंट को याद करना चाहें तो इसके लिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इंतहाई आसान है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस एरिया में से जो गुजर रहा होता है वो 1/epsilon naught टाइम्स जितना भी एनक्लोज्ड चार्ज हो। और आपको याद होगा हमने एनक्लोज चार्ज का कॉन्सेप्ट देखा था कि यहाँ पर जो चार्जेस हमारे कंसिडरेशन वाले सरफेस के इनसाइड होंगे ये एनक्लोज चार्जेस हैं। अगर कोई चार्ज यहाँ से आउटसाइड होगा, मसलन के लाइक दिस वन, तो ये भी चार्ज है, इसकी भी कोई मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन ये एनक्लोज चार्ज नहीं है। दिस इज नॉट एनक्लोज चार्ज। तो एनक्लोज चार्ज कौन सा चार्ज होगा? ऐसा चार्ज होगा जो कि हमारे सरफेस एरिया के इनसाइड है, जबकि वो सारे चार्जेस जो एनक्लोज सरफेस से बाहर होंगे दे विल नॉट बी सर जी कंसीडर्ड दोबारा एज एनक्लोज चार्जेस। जी बेटा, एनक्लोज चार्जेस वो हैं जो कि हमारे गोजियन सरफेस के इनसाइड हैं। गोजियन सरफेस क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस है। लाइक कि मैं अगर स्केच करूं, ये मैंने स्केच किया, तो ये गोजियन सरफेस के इनसाइड जितने भी चार्जेस होंगे all these charges will be named as enclosed charges। जबकि कोई भी ऐसा चार्ज जो कि हमारे enclosed चार्ज से बाहर होगा वो हमारी कंसिडरेशन में नहीं आएगा। ठीक है जी। सो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लेक्चर के 3 मेजर हेडिंग्स हैं, इनमें से कोई सी 2 या कोई सी एक हेडिंग आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। गुलामदीन जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ लें। सर काइंडली ये जो स्टेटमेंट है ये रिवाइज कर लें, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया है। जी बेटा, मैं अभी आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। बेटा, स्टेटमेंट कुछ ये कह रही है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब चूंकि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो कोई भी सरफेस, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इस चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 तरह के चार्जेस पाए जाते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्जेस। सो देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अगर फर्ज करें ये एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर एक दूसरी प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो असूल है वो ये है कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे टर्मिनेट इन नेगेटिव। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये कहाँ से कहाँ की तरफ होंगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर यहाँ पर हम कोई सरफेस एरिया प्लेस करते हैं, लाइक लेट्स से कि कोई रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया जो कि मैंने परपेंडिकुलरली प्लेस किया है, ओके।
सो आप अगर नोट करें तो इस सरफेस एरिया में जो फ्लक्स है वो क्या चीज है? फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। तो अगर आप नोट करें तो इस सरफेस एरिया में से 2 लाइंस पास कर रही हैं तो इसका फ्लक्स अभी कम है। अगर इसमें से और ज्यादा फील्ड लाइंस पास करना शुरू कर दें तो इसका फ्लक्स पहले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सो बेसिकली फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका मकसद क्या है? फ्लक्स का मकसद है ये चेक करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर ज्यादा है या कम है। होपफुली मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इस फ्लक्स की गोज लॉ ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। मैं चाहूंगा कि आप इसको गो थ्रू करें। वैसे तो ये सिंपल सी एक टर्म है, लेकिन चलें इसको भी मैं बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि अगर 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फ्री स्पेस है, दिस वन इज चार्ज 1, लेट्स से दिस वन इज चार्ज 2, तो परमिटिविटी का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फ्री स्पेस है वो कितनी इजाजत देगी, कितना अलाउ करेगी इन दोनों चार्जेस को दैट दे कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। सो परमिटिविटी का ये मतलब होता है। तो ये फैक्टर कांस्टेंट है। बुनियादी तौर पर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन बन गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके यहाँ पर मौजूद एंक्लोज चार्जेस पे। तो जितने एंक्लोज चार्जेस हैं वो ज्यादा होंगे, जितने एंक्लोज चार्जेस ज्यादा होंगे उतना ही आपका फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और जितने एंक्लोज चार्जेस कम होंगे उतना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। ठीक हो गया जी। ले जी आज के कंटेंट्स की तरफ आते हैं। ये डेरिवेशन है, आप इनको सर ये जो खुद। कांस्टेंट जी सर ये जो बेटा। कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू बेटा आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगी। इट इज 8.81 टाइम 10⁻12 एंड इसके यूनिट्स होंगे आपके पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। मैं आपसे स्लाइड शेयर कर दूंगा आज, तो आप उनमें भी देख लीजिएगा इसे। ठीक है बेटा? जी सर, ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। सो लेट अस स्टार्ट। पहले वाले टॉपिक को हम गो थ्रू करना स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिकल टॉपिक है। हम अब क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने जा रहे हैं थ्रू अ होलो चार्ट स्फीयर। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक के ऊपर मुकम्मल तौर पे आए, आप आज के टॉपिक का एक अहम कॉन्सेप्ट देख लें। टॉपिक का कॉन्सेप्ट है जी गॉसियन सरफेस क्या होता है। व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस? देखें, जहां कहीं पे भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है गॉसेस लॉ के थ्रू, तो हमें वहां पर एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो सपोज करना पड़ेगा। ये जो डायग्राम्स अभी मैं गॉसियन सरफेस को समझाने के लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि इनके थ्रू आप कॉन्सेप्ट को समझ लें कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। बाकी स्टूडेंट जरा होल्ड करें, मैं आपकी क्यूरीज भी अभी लेता हूँ। पहले हम कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस होता है जी एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, जो कि हम उस रीजन में, उस प्रेमिसेस में सपोज करते हैं जहां पर हमने फाइंड आउट करनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मसलन आप इस डायग्राम में देखें, ये वाली डायग्राम में अगर आप नोट करें तो यहाँ पर अगर एक बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता है इनसाइड द स्फीयर, तो उसने जो गॉसियन सरफेस सपोज किया हुआ है वो भी इनसाइड ही सपोज किया हुआ है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर कोई पर्सन स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता है गॉसेस लॉ के जरिए, तो जो गॉसियन सरफेस सपोज किया जाएगा वो आउटसाइड द स्फीयर है। अब गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होगा जी? इसके लिए आपने टर्मिनोलॉजी लिख ली होगी, मुझे उम्मीद है कि इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी
क्लोज्ड सरफेस, इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। याद रखें, इट शुड बी अ कंप्लीट शेप। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि ये सफियर की शक्ल में हो। मसलन अगर आप देखें ये वाली शीट की शेप में, तो आप गॉसियन सरफेस को एक सिलेंडर की शक्ल में भी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप गॉसियन सरफेस को किसी क्यूब की शक्ल में भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब है गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है, और जहां पर जिस शक्ल की हमें जरूरत होगी, सफेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो या क्यूबिकल हो या बॉक्स की शक्ल में हो, हम इसे सपोज करेंगे। इससे पहले कि आप क्वेश्चन फर्दर पूछें, हम अप्लाई करते हैं इनको, फिर आपके लिए इसको समझना और आसान हो जाएगा। सो हमारा पहला जो टॉपिक है यह है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू अ होलो चार्ज स्फीयर। वन बाय वन हर पॉइंट को क्लियर करें। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? हमने बेटा फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी हमारे टॉपिक में फाइनली हम एक फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे जो ई के लिए होगा, थ्रू अ होलो चार्ज स्फीयर। होलो चार्ज स्फीयर का मतलब है कि एक स्फीयर है जो कि अंदर से खाली है, और इसके अलावा फुटबॉल की तरह, और मज़ीद ये कि इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है इसके आउटर सरफेस के ऊपर। और हमने कौन से वाला चार्ज सपोज किया है? यहाँ पर हमने सपोज किया कि इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज है। तो दो बच्चों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, लेकिन अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, फिर आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें। बड़ा आसान है, मैथमेटिकल पोर्शन जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखें जी? जी जैन, जी जैन। गॉसियन सरफेस में दो स्फीयर दिए गए हैं, एक इनके अंदर छोटा बनाया हुआ है, तो हाँ जी छोटा होगा इसमें उसका गोल अकेला ही कुछ नहीं, तो उससे थोड़ा सा हटके वो है। इनके जी बट गॉसियन सरफेस में दो स्फीयर शो किए हैं उसके, तो प्रीवियस पहले वाला तो डायग्राम में। होल होगा, दूसरे वाला एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया जैन, मुझे आपका क्वेश्चन बुक में समझ आ भी लिखा है। गया। एक्चुअली गॉसियन यहाँ पे दो सफियर नहीं है। एक तो वो वाला सफियर है ना जिसके ऊपर हमने चार्ज ऑलरेडी मौजूद है। अब गॉसियन सरफेस हमने उस वक्त बनाया है, वो ये जो डॉटेड आपको नजर आ रहा है ना, ये डॉटेड वाला जिसका रेडियस आर प्राइम है, ये डॉटेड वाला जिसका रेडियस आर प्राइम है, ये गॉसियन सरफेस है। और याद रखें, गॉसियन सरफेस एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है जो कि हम उस पॉइंट पर या उस पॉइंट के अराउंड हम स्केच करते हैं जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड। आई थिंक मुझे इसकी जो स्टेटमेंट है वो ठीक कर लेनी चाहिए। ये एग्जैक्टली ये वाली स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड। अगर आप बुक में जो टॉपिक है उसको गो थ्रू करें, नाउ इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो, तो इनसाइड है तो इसीलिए हमने जो गॉसियन सरफेस है वो भी सपोज किया है इनसाइड द स्फीयर, ना कि आउटसाइड द स्फीयर। तो आपको पता है ना, स्फीयर हो या सर्कल हो तो हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं? स्फीयर और अ सर्कल इज डिफाइंड बाय देयर रेडियस। सो इट इज क्वाइट क्लियर कि जो मेन स्फीयर है वो ज्यादा रेडियस वाला है, और इमेजिनरी स्फीयर जो हमने इनसाइड सपोज किया है उसका रेडियस कम है। चलें जी, वी हैव कंसीडर्ड कि एक होलो चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, और इसमें पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर द स्फीयर, और स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया? हमने फाइंड आउट कहाँ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? इनसाइड फाइंड करनी है, इनसाइड। सिंस वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इसलिए हमने क्या सपोज किया? एक स्फीयर की ही शक्ल में जिसका रेडियस कम है आर प्राइम, मेरे ख्याल से ये फ्रेज को ठीक कर लें, आर प्राइम का जो रेडियस है ये डायग्राम के मुताबिक ये लेस देन है हमारा जो ओरिजिनल रेडियस है उससे। सो ये इमेजिन कर लिया। अब आपका जो गोज लॉ अप्लाई करने का सीक्वेंस है वो दो हिस्सों में होगा।
देखें हम तीनों टॉपिक में दो काम करेंगे। नंबर वन काम क्या करेंगे हम बाय डेफिनेशन, नंबर वन हम ये काम करेंगे कि बाय डेफिनेशन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। जरा जैद खान अपना कैमरे के साथ खेल रहे हैं और कोई जी मिठल है हमारे साथ। मिठल फ्लक्स का फॉर्मूला बताएंगे आप, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी मिठल? जी सर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। Very good. Thank you, Mr. Mittal. So flux by definition is phi is equal to E dot A. Thank you. और गोजेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है जी? गोजेस लॉ इज phi is equal to, गोज लॉ का फॉर्मूला भी तैयब बताएंगे। तैयब का माइक भी ऑन है जी, तैयब बताएंगे व्हाट इज फ्लक्स? गोजेस लॉ के मुताबिक phi क्या होता है? इट इज इक्वल टू 1/epsilon नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। तो ये दो फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे होंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस को। तो फाई यहाँ पर एक फ्लक्स है और बाय डेफिनेशन ये वाला जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में डिराइव किया था जब हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज बिल्कुल सेंटर में हो तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस में जो फ्लक्स है वो इसके थ्रू फाइंड किया था। अच्छा ये फॉर्मूला एग्जैक्टली गोजेस लॉ भी है। तो मैंने बेसिकली ये गोज लॉ जो है वो आपके सामने लिखा है। अब आप सब लोग तवज्जो करें, जरा गौर से देखें तो आपको पता चल रहा है हमने इनसाइड फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड। तो जब आपने इनसाइड फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप अगर बिल्कुल क्लियरली इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो क्या आपको इसके इनसाइड कोई एनक्लोज चार्ज नजर आ रहा है? इज देयर एनी चार्ज इनसाइड द होलो स्फीयर? तो नो सर। जी शाबाश, थैंक यू जी। तो इनसाइड देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड। क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे Q की जगह पर 0 को। सो हैविंग सब्स्टिट्यूटेड दैट हमारे पास गोज लॉ के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है ये वैल्यू आती है जी फाई इज इक्वल टू 0। जाहिर है हमारा टॉपिक हमने E फाइंड करना है तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो गोज लॉ के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन 1 आपके पास आ गई है, आप इसको इक्वेशन 1 कहने, वो है जी फाई इज इक्वल टू 0। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज। अब डेफिनेशन को यूज कर रहा हूं मैं। गोज लॉ के अकॉर्डिंगली फाई इज इक्वल टू आ गया है 0। तो जब फाई हमारे पास 0 आ गया है तो इसके बाद अब बाकी कौन सी बात बची है? डेफिनेशन को अप्लाई करना। तो मैं इस फ्लक्स फाई की जगह पर क्या लिख सकता हूँ जी? इस फाई की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 0 को। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो E डॉट A। अब मैथमेटिक्स वाला बच्चे अगर मौजूद हैं और जिन लोगों ने बायो वालों ने भी मैथमेटिक्स पढ़ी ही होगी, तो जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 कब आता है? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 कब आता है? एक नंबर 0 होता है सर, जब एक नंबर 0 होता है। थैंक यू, बिल्कुल ठीक जी, जब दोनों में से कोई एक 0 हो। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आपको सफियर नजर आ रहा है, यू कैन सी अ सफियर क्लियरली, और जिसके ऊपर चार्ज है। तो क्या एक सफियर जिसका एरिया नजर आ रहा है, जिसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, क्या उसका एरिया 0 हो सकता है? तो इसका एरिया 0 कभी भी मैग्नीट्यूड होगा तो 0 नहीं होगा उसका एरिया। जी बिल्कुल, अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा ही सही। तो इसका मतलब है कि A तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर A 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो कौन सी चीज 0 के इक्वल है? वो है जी दोनों में से ई एक सर। पोजीशन। तो हमने ये बात साबित कर दी है कि इलेक्ट्रिक किसी भी होलो चार्ज स्फीयर, किसी भी ऐसे स्फीयर जिसके आउटसाइड सरफेस पर चार्ज मौजूद हो, स्टैटिक चार्ज मौजूद हो,
तो अगर आउटसाइड जो सरफेस है उस पर स्टैटिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके इनसाइड कोई भी चीज रख दी जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगी। इसका मतलब है हम उसे शील्ड कर सकते हैं। मसलन मैं अपनी बात को मजीद इलेबोरेट करता हूँ, आप अगर चाहें तो यहाँ पर अहमद शाह है हमारे साथ आज। अहमद शाह नहीं है मेरे ख्याल से। चलें हम अगर चाहें ये फजलू, अब्दुल सर नहीं, फजलुर रहमान फजलू। तो नहीं बना। अब ये ना कहें कि फजलुर रहमान की डायग्राम ये जी फर्ज करें जी अब्दुल रहमान है, ये जी अब्दुल रहमान। हम चाहते हैं अब्दुल रहमान को किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाएं। अब्दुल रहमान जो है वो उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम अब्दुल रहमान को एक ऐसे केज में रख दें, एक ऐसे पिंजरे में रख दें जो कि जिसके बाहर स्टैटिक चार्ज मौजूद हो, तो अब्दुल रहमान पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर है वो नहीं होगा और ये शील्ड हो जाएगा, ये बच जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर असरअंदाज नहीं होगी। तो इस छोटे से टॉपिक का बड़ा अहम जो है वो हिस्सा है। आपने देखा होगा मोटर्स हैं अक्सर, या कोई भी ऑपरेटर्स है, मोटर्स हैं या काफ़ी इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ की बनाई जाती है, मेटल की बनाई जाती है। तो वो क्यों बनाई जाती है, या आपने कंप्यूटर पुराने देखे होंगे, सीपीयू देखा होगा, तो सीपीयू के मदरबोर्ड में अगर आप देखें तो मदरबोर्ड के बाहर जो केसिंग बनाई जाती थी वो मेटल की होती थी। उसका मकसद क्या था, ताकि हम उसके इनसाइड किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको शील्ड कर सके। ये जी एक छोटा सा टॉपिक है, ये इसका पहला हिस्सा कवर अप हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ट्स। आप सबको मैं एक बात बताता चलूं कि आपकी जो ये जूम की मीटिंग होती है, ये जूम की मीटिंग होती है टोटल 40 मिनट्स की, ठीक है। तो 40 मिनट्स के बाद अगर मैं अचानक डिसकंटिन्यू हो जाऊं तो आप लोगों ने दोबारा से उसी लिंक को क्लिक करके वही पासवर्ड लगा के दोबारा से इन हो जाना है। चले जी हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू एन इनफिनिट शीट। अगेन वही काम करेंगे हम वही दो फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास एक इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इनफिनिट शीट का क्या मतलब है? इनफिनिट शीट का मतलब ये है कि इसका जो सरफेस एरिया वो बहुत बड़ा है। जाहिर है मैं यहाँ पर अपनी स्लाइड में लामहदूद शीट तो बना नहीं सकता था। सो उसका जो मकसद इनफिनिट करने का है वो ये है कि हम चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर बराबर फासले पर ही रहने दें। अगर ये इनफिनिट नहीं होगा तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपकी कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। सो जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, ये इनफिनिट है और मैंने उसका एक सेगमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मैं मुकम्मल तौर पे तो नहीं ना बना सकता, इसलिए मैंने एक सेगमेंट बनाया हुआ है। एंड वी हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द पॉजिटिव चार्ज। तो कंसिडरेशन में आपने यही लिखना है, कंसीडर वी हैव एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, बिल्कुल बराबर बराबर जो है वो फैला हुआ है। और इसके साथ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, यह है जी सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इसको समझ लें, फॉर्मूला से ही आपको पता चल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, एंड इट इज डिफाइंड एज द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। इसको हम कहते हैं जी आपका कौन से वाला चार्ज, जी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जैसे मास की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी की डेफिनेशन कोई बताएगा? नसीबुल्लाह आप बताएंगे डेफिनेशन डेंसिटी की? जी नसीब। मास पर यूनिट वॉल्यूम सर। मास पर यूनिट वॉल्यूम, थैंक यू। तो मैं वो होता है जी मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस में हम कहेंगे जी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम यूज करेंगे अगेन गॉसियन। अच्छा, अब कौन से किस शक्ल का गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है? नाउ वी हैव यूज्ड Gaussian surface in shape of a cylinder. We have chosen Gaussian surface in shape of a cylinder, जो कि पेनिट्रेट कर रहा है इस शीट में से, और सिर्फ ये वाले पॉजिटिव चार्ज को आप फोकस करें।
तो दिस वन इज प्रेजेंट इन दिस केस। अच्छा जी, अब मेरा जो टोटल फ्लक्स है जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ, चले मैं ऐसा करता हूँ कि इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे भी ले जाता हूँ। सो प्लीज़ होल्ड ऑन अ मिनट, मैं इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पर भी ले जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए साथ साथ इसको समझना और आसान हो जाए। सर ये जो चार्ज हैं ये सिलेंडर के अंदर भी हैं या बाहर ही हैं सिर्फ सारे? ये जो चार्जेस हैं यहाँ पर बेटा, ये सिर्फ शीट के ऊपर है चार्ज ना, चार्ज सिर्फ सर और सिर्फ सिलेंडर के अंदर जो शीट के नजर आ ऊपर रहे हैं ये मौजूद नहीं है है। वहाँ पे? देखें ना, अगर जो सिलेंडर है वो उसमें 3D डायग्राम है, उसको आप इमेजिन करें जरा। ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इस शीट के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर मौजूद नहीं है। वो आपको वैसे देखने में लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ ये वाला चार्ज है वो एनक्लोज्ड होगा इसके अंदर। बाकी सारे तो वो वैसे ही आपको नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि उसने 3D डायग्राम शो की हुई है आपको। चले जी, हम अगर आप देखें इस डायग्राम में तो हम अपने जो फ्लक्स है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वीडियो भी ऑन कर लूं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको मैं समझा सकूं, मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, मैं अपनी वीडियो ऑन कर चुका हूँ, आप लोग साथ साथ समझ लें कि क्या सिलसिला है। होपफुली मैं भी आपको नजर आ रहा हूँ जी। तो अगर आप नोट करें तो जो आपका सिलेंडर है इसके 3 एंड्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंड्स। और सो अगर ये एक सिलेंडर है, मेरे पास एक पेन मौजूद है, मैं उसी को एज अ सिलेंडर, ये देखें जी, ये एक सिलेंडर है, इसके अब 3 एंड्स हैं, एक लेफ्ट वाला एंड है और एक राइट वाला एंड है, और इसके अलावा एक कर्व्ड फेस है। ये देखें, ये कर्व्ड फेस भी है। तो कर्व्ड फेस के अंदर जो फ्लक्स है उसको भी हम देखेंगे। सो देयर आर 3 एंड्स ऑन द लेफ्ट एंड एंड अनदर वन इज अ राइट एंड, जिसका एरिया ए है। लेफ्ट और राइट सिलेंडर के दोनों जो एरियाज हैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम होगा। जो कर्व सरफेस है उसका क्या सिलसिला है वो भी हम देखते हैं, नोट करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जी? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दैट इज ई डॉट ए। और ई डॉट ए में जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद यू विल गेट दिस वन। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि बेटा लेफ्ट हैंड पे आप देखें, मैं सिलेंडर स्केच करता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये सिलेंडर है। सो आई विल ट्राई टू स्केच अ सिलेंडर, और ये सिलेंडर के दोनों एरियाज हैं जी। इसका एरिया कहाँ होगा? लेफ्ट साइड पे इसका एरिया जी, और यहाँ पर इसका एरिया किस तरफ है जी? ये इस साइड पे, ठीक है जी। सो ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये यहाँ पर तकरीबन चार्ज मौजूद है ना। अच्छा, आप नोट करें कि मैंने ना लेफ्ट वाले चार्ज, ना लेफ्ट साइड पर फील्ड लाइन ड्रॉ किया ना राइट साइड पे, क्योंकि आप अगर देखें तो इस चार्ज के ऊपर भी एक चार्ज है जो इसको नीचे रिपेल कर रहा है, इसके नीचे भी एक चार्ज है जो इसको ऊपर रिपेल कर रहा है, इसके लेफ्ट पे भी एक चार्ज है जो इसको राइट पुश कर रहा है, और इस तरफ भी। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? इसका नेट इफेक्ट ये होगा कि लेफ्ट राइट अप जीरो। डाउन वाली सारी जो फील्ड लाइंस हैं वो कैंसल आउट हो गई हैं। इसीलिए लेफ्ट राइट सारी वाली फील्ड लाइन ओवरऑल कैंसल आउट हो गई हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची है वो मैं इसको, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना और आसान हो। सो आई विल चूज ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बच गई है, ये वाली ई, दिस वन विल बी लेफ्ट ओनली। इसी तरह से यहाँ पर से इस साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी लेफ्ट। सो अब आप नोट करें कि लेफ्ट वाला फेस है या राइट वाला फेस है, दोनों साइड पर ई और ए के दरमियान में जो एंगल है, ये एंगल कितना है?
गुलामदीन बेटा आप साथ अपना माइक बंद कर लिया करें ताकि बाकी नॉइज ना आए, ठीक है जी बेटा। तो ई और ए के दरमियान में कितने डिग्री का एंगल है लेफ्ट या राइट वाली साइड पे? 0। ई और ए बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। जी फयाज आपको समझ आ रहा है कि ये एंगल 0 कैसे हुआ लेफ्ट वाले और राइट वाले एंड के ऊपर जो टोटल फ्लक्स है? जी फयाज। जी जैन ने हाथ कर रखी है। जी जैन बेटा आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं? हम बेसिक डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं और नहीं है। जी बेटा। जी जैन आपकी आवाज नहीं आ पहली रही। बात तो ये है कि एक सिलेंडर कैसे आया? जी जैन आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। सर एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसमें एक सिलेंडर कैसे फिक्स हुआ है? पहली एक बात तो ये है। सिलेंडर। दूसरी बात ये कि जो जी जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, हर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जी बेटा ठीक है शुक्रिया। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि ये सिलेंडर कौन से वाला सिलेंडर है? ये सिलेंडर जो है इट इज अ गॉसियन सरफेस। ये सिलेंडर जो है इट इज अ गॉसियन सरफेस। तो ये आया नहीं है, ये हमने खुद सपोज किया है। और क्यों सपोज किया है? ताकि हम कैलकुलेट कर सकें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी होती है वहां पर हम एक गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं। हमारे इस केस में हमने गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर की शक्ल में सपोज किया, तो ये सिलेंडर यहाँ से आया है। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि और आपने क्या चीज पूछी थी इसके हवाले से? हाँ जी, ये इन्फिनिट शीट में पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। सो दैट इज व्हाई अगर हम पॉजिटिव चार्ज को देखें ना तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। लेकिन फिलहाल इस शीट में अगर आप नोट करें, मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ इसको। इस शीट में अगर आप देखें तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ये सब चार्जेस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जब दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो ओवरऑल बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है वो सिर्फ बाहर की तरफ इधर है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ है। बाकी सारी फील्ड लाइन जो हैं वो इसके सराउंडिंग में जो मौजूद चार्जेस हैं उनकी वजह से कैंसिल आउट हो गई। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब सर एक एक और क्वेश्चन है पॉइंट क्लियर कर ले। जी सर, जब ये दरमियान वाले पॉजिटिव चार्ज को चारों तरफ से ये रिपेल कर रहे हैं, बाकी चार्ज को ये आपस में रिपेल कर रहे हैं ना, इस तरह सब का जो नेट इफेक्ट है वो तो जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ से है? जी बेटा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ कौन सी वाली बचेगी? वो वाली बचेगी। देखें अब इस चार्ज के आगे ना कोई आगे है चार्ज और ना ही इसके पीछे है चार्ज, तो सिर्फ ये वाली फील्ड लाइंस बचेंगी। देखें यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है ना, शीट है तो ना, ये टू जो डायमेंशनल शीट है। इस पे शीट के एंड पे है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड। जी बेटा तो होगा ये कि जो इसके सराउंडिंग वाली फील्ड है ठीक है वो सर। सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाहर और इनसाइड और आउटसाइड वाली जो फील्ड है सिर्फ ये बाकी बचेंगी। ठीक है जी, ओके जी। हम अपने मैथमेटिकल स्टेप को अब कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको लेफ्ट और राइट हैंड के ऊपर ये कोस मैंने 0 क्यों लिखा ये समझ आ गया होगा। अब तीसरी बात समझ लें, यहाँ पे मैंने 90 लिखा हुआ है। ठीक है सर, क्लियर। थैंक यू। यहाँ पर 90 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज आप कर्व्ड 3 तरह के सिलेंडर के सरफेसेस हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला और एक ये कर्व्ड वाला सरफेस है। अच्छा, कर्व वाले सरफेस को समझने के लिए अगेन मैं चाहूंगा कि अब अपनी वीडियो ओपन कर लूं ताकि आपको जरा क्लियरली समझ आ जाए कि क्या सिलसिला है। तो आप लोग समझने की कोशिश करें। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो ओपन करता हूँ। उम्मीद है मैं आपको विजिबल होऊंगा। जी देखें ये कर्व सरफेस है। मैं आपको नजर आ रहा हूँ? कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे। जी सर। अच्छा बेटा ऐसा है कि ये मेरे पास पेन है, ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पर जो चार्ज मौजूद है इस पे फील्ड लाइन लेफ्ट भी है और इस पे फील्ड लाइन राइट भी है।
मैं कर्व्ड सरफेस को देख रहा हूँ, तो कर्व्ड सरफेस इस तरह करके। अब जो कर्व्ड सरफेस का अगर आप ऊपर वाला एंड देखें तो उसका एरिया ऊपर होगा, उसका एरिया ऊपर होगा, और इसके साथ ही साथ जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के 90 दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। आप कब पूरे कर्व 90 डिग्री। सरफेस को घुमा लें, ये ले जी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, सो किसी भी एंगल पे आप देख लें, एट एनी एंगल यू विल फाइंड के पूरे कर्व सरफेस के ऊपर जो एरिया अपवर्ड बाहर की डायरेक्शन में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो लेफ्ट है या इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। सो अगेन हमेशा इसके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल रहेगा ओवर द कर्व सरफेस। वैसे भी कर्व सरफेस के अंदर से कोई लाइन पास कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कर्व सरफेस के अंदर में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, तो इसलिए उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो मैंने दो रीजन बताए हैं, एक तो मैंने आप सब लोगों को पॉइंट आउट करके बताया है कि कर्व सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल होगा और कोस 90 जीरो हो जाता है। दूसरा ये कि कर्व सरफेस में से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, तो वहां पर फ्लक्स भी जीरो होगा। वेरी सिंपल। तो ले जी इसको सम अप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें बेटा, कोस जीरो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, कोस 0 1, जबकि कोस 90 जीरो हो गया। ई ए और ई ए दोनों को ऐड ऑन करें, तो जब आप दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 2EA। मैं इरेजर से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, काफी मैस क्रिएट हो गए यहाँ पे। सो आपको बेसिक डेफिनेशन से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम दो मेजर फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बेसिक डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और दूसरा हम गोज लॉ अप्लाई करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई गोज लॉ। तो अब हम गोज लॉ अप्लाई करते हैं। तो जब आप गोज लॉ को अप्लाई करेंगे, तो गोज लॉ को अप्लाई करने के बाद क्या होगा जी, ये गोज लॉ है जी, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। अच्छा अब नोट करें, हमने अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की थी ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है जी, जी क्या होता है जी सिग्मा, बताएं। चार्ज एनक्लोज्ड पर यूनिट एरिया, चार्ज एनक्लोज्ड पर यूनिट एरिया। तो बेटा यहाँ से अगर हम क्यू निकालना चाहें तो ए को सिग्मा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को सिग्मा से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा चार्ज। तो आप इस क्यू की जगह पे, जाहिर है ये क्या चीज होगा, ये होगा जी क्यू। उस क्यू की जगह पर आपने क्या लिखा हुआ है, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला स्टेप भी समझ आ गया होगा। तो ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ये हमने गोज लॉ से निकाला है। अब इक्वेशन 1 भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और इक्वेशन 2 भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं जी। ये डेफिनेशन से हमने फ्लक्स जो निकाला था उसकी वैल्यू है, और ये जो फ्लक्स गोज लॉ से हमने निकाला है। इज इट क्लियर? आप मुझे कंफर्म करें। अब्दुर्रहमान, आपको क्लियर हुआ है ये पॉइंट? थैंक यू। तो ए को हम ए से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड आ जाएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आपके बोर्ड एग्जाम में वो दोनों चीजें पूछ सकता है। मैं अगर एमसीक्यू के हवाले से मैं बात करूं तो एमसीक्यू में आपको ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी फॉर इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ट्स। तो ये उसका फॉर्मूला याद कर लें, अलबत्ता ज्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब आप देखें तो ई की ये मैग्नीट्यूड है, वी हैव ओनली रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर को आर को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आउटसाइड था, रेडियली आउटवर्ड।
अगर यही मैं फॉर्मूला नेगेटिव चार्ज के लिए लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के केस में यही मैग्नीट्यूड होगी, बट उस केस के अंदर जो डायरेक्शन है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये हो गया जी सेकंड वाला पॉइंट। मैं चाहूँगा मैं लास्ट वाले पॉइंट को भी कंप्लीट कर लूँ, तो मेरे आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा कि 3 स्टेप में गोस लॉ अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर जी जी, वन बाय वन आप अपनी क्यूरी शेयर कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी सर ये यूनिट सर वेक्टर ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी पहले अशरफ आप बोल लें, फिर हम फयाज से कहेंगे आप बोल दें। जी बेटा अशरफ आप बताएं। जी सर यहाँ जो सिग्मा इस्तेमाल हुआ है ये क्यों इस्तेमाल हुआ समझ नहीं आया सर। सिग्मा, ठीक है जी, मैं सिग्मा के बारे में बता देता हूँ। चलें पहले सिग्मा का बता देते हैं। देखें जब आप इस स्लाइड को देख रहे हैं या आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आप नोट करें कि चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं काफ़ी लार्ज नंबर के अंदर ना। सो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, और जब आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हों तो उसके अंदर हर एक का चार्ज जो है वो अगर हम उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, उसका इफेक्ट इंक्लूड करना चाहते हैं, तो सब चार्जेस के बजाय हम एक पर यूनिट एरिया, एक खास एरिया के अंदर, क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हमने शुरू में कहा था कि भाई चार्जेस जो हैं वो दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि मसलन मैं कहता हूँ कि जी आपका, आपको याद है आप जब कॉलेज में होते हैं तो आपके कॉलेज में एक कमरे में कितने बोर्डर्स होते हैं, एक कमरे के अंदर कितने स्टूडेंट्स रह रहे थे, 4 या 5, ऐसा ही है। तो अब देखें मैं कहता हूँ 4 स्टूडेंट रहेंगे एक पर 1 रूम, तो अगर मुझे कोई 10 कमरों का कहेगा तो मैं वो बता सकता हूँ, मुझे कोई 15 रूम्स का कहेगा तो वो भी मैं बता सकता हूँ। इन अ सिमिलर वे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप पूरे कॉलेज में काउंटिंग करने की बजाय उसको पर यूनिट एरिया देखें कि भाई पर यूनिट एरिया फर्ज करें 4 चार्जेस हैं, तो डबल एरिया के अंदर कितना होगा जी, 2 यूनिट्स में वो 8 हो जाएंगे, 3 यूनिट में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट है जी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो हम यूज करते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई द सिनेरियो। जी पॉइंट क्लियर हो गया अशरफ? जी सर। चलें थैंक यू जी। फयाज आप अपनी क्यूरी शेयर कर दें, फिर हम आगे चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। जी फयाज। मेरा ख्याल है फयाज का भी क्वेश्चन साथ ही क्लियर हो गया। जी जी जी, हम लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। लास्ट पार्ट इज अगेन वेरी सिंपल, यही 2 स्टेप अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आपको 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स नजर आ रही हैं। देयर आर 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एहसन नवाज बेटा आप बताएंगे गोज लॉ अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? गोज लॉ सर। जी गोजेस लॉ अप्लाई करने में सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस चाहिए होगा सर हमें। शाबाश, वेरी गुड। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो है कि वी विल अप्लाई, वी विल कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। हमारे इस केस में जो गॉसियन सरफेस हम सपोज कर रहे हैं वो किस शेप के अंदर होगा? वो होगा जी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में। और याद रखें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन देखें जी हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी नीड टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the oppositely charged parallel plates. So there are two parallel plates. One is having positive charge and the other one is having negative charge, which is uniformly distributed over their surface. और आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे टर्मिनेट इन नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं।
सो सारी फील्ड लाइन जो है वो इन दोनों के इन बिटवीन मौजूद होगी, बाहर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नजर नहीं आएगी इनकी वजह से। अच्छा जी, सो पहला काम हमने क्या किया जी, देयर आर टू प्लेट्स ऑफ इनफिनिट एक्सटेंट, दे हैव ऑपोजिट चार्ज। जी सर अगर हम इसके टर्मिनेट पे देख ले सर, और भी जो है ना मतलब जो लाइंस पॉजिटिव से निकलती है वो सीधा नेगेटिव पे जाते हैं सर। हाँ वो जी अगर टर्मिनेट पे देखे तो इसके बाद तो कोई चार्ज नहीं आता, तो सर वो तो मतलब इससे थोड़े बाहर निकल सकते हैं ना, जी जिस तरह हमने पिछले डायग्राम में देखा था सर। जी अफनान है आप? अफनान? यस यस जी सर। अफनान, शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन किया है। हमने जो लास्ट टाइम ऐसी डायग्राम को देखा था, तो अफनान क्या कह रहे हैं, अफनान ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी। थैंक यू अफनान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमने यहाँ पर सपोजिशन अप्लाई की हुई है। वो सपोजिशन ये अप्लाई की हुई है कि ये दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो योर पॉइंट इज वैलिड, लेकिन ये दोनों जो पैरेलल प्लेट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो बहुत ज्यादा जब क्लोजनेस पाई जाएगी ना दोनों फील्ड्स के अंदर, व्हेन बोथ द प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, होगा लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। अच्छा जी, गॉसियन सरफेस जो हम सपोज कर रहे हैं वो अब एक रेक्टेंगल की शेप में है। वी आर कंसिडरिंग गॉसियन सरफेस इन शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। वैसे आपको दूसरी डायग्राम में नजर आएगा। तो ये रेक्टेंगल नहीं है एग्जैक्टली, बट इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सो इफ आई कैन स्केच, तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। और एक्सक्यूज मी सर, जी जी अशरफ। सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं, ये गॉसियन सरफेस के क्यों हम बनाते हैं इसके दरमियान, सपोज क्यों करते हैं? हाँ जी, गोसेस लॉ अप्लाई करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पर आपको याद होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला था, जैसे आप कह रहे हैं कि जी हम डायरेक्टली ही फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो ई डॉट ए, तो होता कुछ यूं है कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ वहां पर वैलिड होता है जहां पर हमारे पास कौन से वाला सरफेस हो, वी हैव अ फ्लैट एरिया, इट शुड बी अ फ्लैट एरिया, वहां पर ये वैलिड होता है। तो अगर आप बॉक्स की शेप में देखें या सफियर की शेप में देखें या इन्फिनिट शीट की शेप में देखें, हर जगह पर हर चार्ज के अराउंड जो एरिया है दैट इज नॉट फ्लैट, बल्कि चार्जेस की तादाद भी तब्दील हो रही है। तो ऐसे केसेस में जो गॉस लॉ है वो अप्लाई किया जाता है टू डील विद अदर सरफेस एरियाज एंड हैविंग a wide number of charged particles। ओके जी, सो अब वही वाली आपके पास यहाँ पर डायग्राम आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग इन नेगेटिव। मुझे कोई बताएगा कि एक बॉक्स के कितनी साइड्स होती हैं? एक बॉक्स के अंदर कितनी साइड्स हो सकती हैं? यहाँ पे तो आपको 2D 6 डायग्राम है ना। थैंक यू, 6 साइड्स हो सकती हैं। सर एक तो बार पिछली फिगर दिखा दो। आगे ना चलें यार, ये इसको पूरा कर लें, फिर एंड पे देख लीजिएगा ठीक है आप, सर, ठीक है? ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसका मैथमेटिक्स वाला जो आसान सा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। मैंने आपके ठीक है लिए ये भी मेहनत की है, पूरा एक बॉक्स 3D बॉक्स बनाने की कोशिश की है, और मैं अपने ड्राइंग वाले शौक को यहाँ पे पूरे कर रहा हूँ। जी बेटा, आपको एक बॉक्स की शेप में गॉसियन सरफेस नजर आ रहा होगा। अब आप देखें तो इसके अंदर 6 अदद फेसेस हैं, 6 साइड्स हैं, एक अपर वाली है, एक लोअर वाली है, और 4 साइड्स हैं वो इसके लेफ्ट राइट। या आप किसी अगर कमरे के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो उस कमरे में एक साइड ऊपर होगी, आपकी छत है, एक सीलिंग के अलावा आपका एक फ्लोर है जहाँ पे आप बैठे हुए होंगे, 2 और 4 जो हैं वो साइड्स, उनको मैं एक ही यूनिट में कंसीडर कर रहा हूँ कि वो चारों साइड्स हैं। तो मेरा जो टोटल फ्लक्स है ये 3 हिस्सों में मैं डील कर रहा हूँ। किताब से थोड़ा हट के मुझे ये समझना आसान है। एक बॉटम फेस है नीचे वाला, एक अपर फेस है
ऊपर वाला और 4 साइड्स हैं, देयर आर 4 साइड फेसेस, लेकिन इनको मैंने इकट्ठा क्यों कंसीडर किया वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो टोटल फ्लक्स है जी ये। इसके बाद मैं अब अप्लाई करूंगा बाय डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू किसके होता है जी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो हम ई डॉट ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एंगल को देखेंगे कि एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान में। ज़ाहिर फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है, तो इस बात को भी अपने जहन में रखिएगा। चले मैं आसान कर देता हूँ, डायग्राम में मैंने जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं ना उनको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इट विल बिकम ईजी। ये वाली जो बस आपके लिए वही वाली बात समझने वाली है कि अपर फेस है, लोअर फेस है और साइड वाले फेसेस हैं। ओके जी, सो बाय अप्लाइंग दिस आप नोट करें कि जो बॉटम वाला फेस है, अभी हम बॉटम वाले फेस की बात कर रहे हैं, तो बॉटम वाले फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसके साथ साथ डाउन इसका जो एरिया है वो भी नीचे है, यानी ए भी नीचे है और ई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री। ये तो हो गया जी बॉटम वाले फेस में, और मेरा ख्याल है ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है। तो अगर आप देखें बॉटम वाले का एरिया भी नीचे है और ई भी नीचे है। दूसरे केस में आप देखें तो मैं अपर फेस की बात कर रहा हूँ। अपर फेस को नोट करें, अपर फेस जहां पर मौजूद है क्या यहाँ पर कोई चार्ज अवेलेबल है? मुझे जरा गौर से देख के बताएं, ये बॉक्स में जो अपर फेस है यहाँ पर क्या कोई चार्ज मौजूद है या कोई लाइन इस सरफेस में से गुजर रही है? एनीवन प्लीज, क्या यहाँ पर कोई लाइन पास कर रही है? नो सर, कोई लाइन पास नहीं कर रही है अपर वाले फेस में से। तो वही सर बात है ना, इससे आउटवर्ड चार्ज मूव कर हाँ जी, क्योंकि चार्जेस तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे ना, स्टार्ट होंगे पॉजिटिव से ये सर इस और वजह एंड से होंगे नेगेटिव पे। तो वहां पर से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रही, तो इसी वजह से ऊपर वाले में मैंने ई की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। एंगल को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली ई की जगह पर जो है वो 0 मेंशन किया हुआ है ताकि आपके लिए आसान हो जाए जी। आखिरी हिस्सा कौन सी जी, 4 साइड्स हैं। हमने टॉप की भी बात कर ली, बॉटम वाले की भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं साइड वाले फेसेस की। तो साइड वाले फेसेस में अब अगेन मैं चाहूंगा कि आप अगर देखें तो इस एरिया की डायरेक्शन इधर है, जो चारों साइड्स हैं अगर आप नोट करें तो एरिया की डायरेक्शन साइड वाले में इधर है और ई जो है वो डाउनवर्ड है। तो बताएं जरा कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, कितने डिग्री का एंगल बन जाता है जी? 90 डिग्री सर, 90 डिग्री का 90 एंगल। सर। थैंक यू जी। तो चारों जो साइड्स हैं, चारों साइड्स में जो आपका एरिया है दैट विल बी हैविंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वेक्टर एरिया, और इस वजह से उनमें भी कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो कोस फाई कितना बचेगा जी? फाई विल बी इक्वल टू ई ए, फाई विल बिकम इक्वल टू ई ए और फाई इज इक्वल है जी ई ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है बाय डेफिनेशन। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है जी? अब तो आपको पता चल जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप वसीम क्या करेंगे बेटा? वसीम जी बेटा अपना माइक ऑन करें। नेक्स्ट स्टेप में वसीम क्या करेंगे हम? सर फाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर पहले वाले की। चलें सागर की आवाज सुनते हैं। सागर बेटा आप हैं हमारे साथ? सर मैं आपके साथ सागर सो रहे हैं सर। जी सागर, बहुत शुक्रिया आपका जागे रहने का। आप मुझे ये बताएं कि डेफिनेशन अप्लाई तो कर ली है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप? गोज लॉ अप्लाई करेंगे। जी सागर बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल ठीक बताया। हम नेक्स्ट स्टेप में गोज लॉ अप्लाई करेंगे। सो गोज लॉ को अप्लाई करेंगे। अगेन आप नोट करें तो यहाँ पर क्या आता है, Q, और मैंने Q की जगह पर सब्सटीट्यूट किया हुआ है सिग्मा ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने यूज किया है, और सिग्मा ए अप्लाई करेंगे बाय कंपेयरिंग
यहाँ पे आप इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को। ये किसकी जगह पे आया बेटा? ये आया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने प्रीवियस पेज में अभी देखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई इज इक्वल टू ई ए। हमने यहाँ पर अप्लाई किया है फाई इज इक्वल टू ई ए और ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनकी कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो फॉर्मूला फाइनल बचेगा वो होगा जी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। तो ऑपोजिटली सर ये चार्ज तो पैरेलल प्लेट्स तीनों में जो, इक्वेशंस एक जैसे हो गए हैं। हाँ बेटा, तो अगर आप देखें तो पहली में हमने आज के लेक्चर में जो नोट किया है वो ये है कि होलो चार्ज स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है। सेकेंडली हमने इनफिनिट शीट में देखा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज क्वाइट सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, बस यहाँ पर कौन से वाला फैक्टर था? 2 वाला फैक्टर मौजूद था। और फॉर ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, then we will use a unit vector to indicate the direction in order to represent it in vectorial form। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें। शुक्रिया। Excuse me, sir.